कस्टमर को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब आप अस्पताल में जा रहे हैं तो एडवाइज़र से एटलीस्ट एक बार बात करके जाओ कि भाई ये कवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो एटलीस्ट आप अस्पताल में बार्गेनिंग अपनी ढंग से कर सकें। ठीक है। और क्या उसके बाद मेरी प्रीमियम चेंज होगी? तो डायरेक्ट कंपनी में जाना, क्लेम के लिए बात करना, और कंसल्टेंट के थ्रू जाना, क्लेम के लिए बात करने में अंतर होता है। तो यहाँ मेजर रोल प्ले होता है आपके एडवाइज़र कंसल्टेंट्स का। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो एज वेल एज अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ले रहे हो, जैसे मेरा मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई भी इंश्योरेंस प्लान हो, ऑनलाइन खरीदने से बेहतर है कि आप उसको किसी कंसल्टिंग के थ्रू लें। लाइक अगर वो उसके थ्रू आप लेते हैं तो आपको क्लेम के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो क्लेम का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो आप एटलीस्ट उनके नंबर अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे के रखें कि लाइक अगर आप खुद ही एडमिट हो गए तो आपके फैमिली मेम्बर को पता तो है कि मुझे एक्चुअल में कॉल किसको करना है, कौन मुझे यहाँ पे हेल्प करने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ मेजर रोल प्ले होता है आपके एडवाइज़र कंसल्टेंट्स का। एग्जैक्टली लाइक जैसे एज पॉलिसी हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा फोकस इसके ऊपर ज़्यादा है। हमारा फोकस है कि हम इंश्योरेंस बेचने से ज़्यादा क्लेम को हम फोकस करें, पॉलिसी को समझाने पे फोकस करें। तो हमने इसके लिए टोल फ्री नंबर्स और चीज़ें कर रखी हैं कि अगर कुछ होता है तो आप एटलीस्ट वो नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट टाइप में फैमिली मेम्बर्स को सेव करके रख दीजिए कि कभी क्लेम का कोई कंडीशन बनता है तो एटलीस्ट उस पर कॉल कर लें। तो डायरेक्ट कंपनी में जाना, क्लेम के लिए बात करना, और कंसल्टेंट के थ्रू जाना, क्लेम के लिए बात करने में अंतर होता है। दूसरा, अगर आपका प्री प्लान कंसल्टिंग है, मतलब प्री प्लान ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार आपके कंसल्टेंट से डिस्कस भी करना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर डिसीज़ के अंदर क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। कई बार होता है कि कोई ऐसी डिसीज़ थी जिसका वेटिंग पीरियड था। अब कई सारी डिसीजन के वेटिंग पीरियड होते हैं, तो कई बार कंसल्टेंट को भी पता नहीं होता है कि इसका वेटिंग था नहीं था, आप भी नहीं समझ पाए। आपके पास मौका था तो आपने पूछ लिया, आपको पता चला कि यार इसका क्लेम नहीं मिलने वाला है, तो आप अपने बजट के अंदर इलाज कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी देखने में आया है, और मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए जिसके ऊपर इंडिया में सबको बात करनी चाहिए कि अस्पतालों के जो बिल होते हैं वो दो प्रकार से चलते हैं। अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका बिल कुछ और होगा, और अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका बिल कुछ और होगा, जो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये ऐसा आजकल हॉस्पिटल्स भी मैंने भी कई बार देखा है कि ऐसा होता है। एग्जैक्टली तो इसके ऊपर बात करने का विषय है ये, जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जागरूक कस्टमर को होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली एक मेंटेलिटी है कि मैंने आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, 10 लाख का है, तो मैंने तो प्रीमियम दे दी, अब वो 10 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी को देना है, अब अस्पताल जो इच्छा बिल बना दे, मुझे क्या करना उससे, मेरे को तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जो सम एश्योर्ड आपके पास में है, वो एक्चुअल में आप ही का है। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लेम्स आएंगे, जितने बड़े क्लेम आएंगे, फाइनली उसकी प्रीमियम ना तो कंपनी बियर करने वाली है, ना वो अस्पताल बियर करने वाला है, वो एंड यूज़र जो कस्टमर है वही बियर करने वाला है। अगर आप देखेंगे कि पिछले आफ्टर कोविड क्लेम काफ़ी बढ़े, तो पहले ही होता था कि जो इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ती थी ना, ये हर 4 साल 5 साल में बढ़ती थी एज बेंड के साथ में, पर आजकल इंश्योरेंस कंपनियां हर साल 2 साल में प्रीमियम बढ़ाने लग गई हैं। हाँ, क्योंकि केसेस ज़्यादा, क्लेम ज़्यादा है और क्लेम वैल्यू ज़्यादा है। लाइक अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि हर्निया जैसा एक ऑपरेशन होता है, तो हमने हर्निया के ऑपरेशन का एवरेज जो खर्चा है वो 40-50 हज़ार रुपये में एक अच्छा हॉस्पिटल कर देता है। हमने हर्निया के ऑपरेशन का एक अस्पताल का बिल 2 लाख रुपए का भी देखा है। इतना डिफरेंस? एग्जैक्टली अस्पताल ने बना दिया बिल कस्टमर का, उसमें उसने डॉक्टर की फीस लगा दी, कहीं कुछ कर दिया। तो ये यहाँ पे उस कस्टमर को जागरूक होने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली वो बिल कंपनी ने पेबल नहीं किया, कंपनी ने उसमें कटिंग कर दी कि भाई हमारा एक पैरामीटर बना हुआ था कि डॉक्टर की फीस हर्निया के ऑपरेशन में इतनी होती है। तो फाइनली वो एंड यूज़र के ऊपर उसकी भी इम्पैक्ट एंड यूज़र के ऊपर ही आया। तो यहाँ पे कस्टमर को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब आप अस्पताल में जा रहे हैं तो एडवाइज़र से एटलीस्ट एक बार बात करके जाओ कि भाई ये कवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो एटलीस्ट आप अस्पताल में बार्गेनिंग अपनी ढंग से कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप कॉन्शियस रहिएगा कि हॉस्पिटल क्या चार्ज कर रहा है और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। जैसे आपने एक केयर बताया था कि डे केयर प्रोसीजर जो होता है, तो मोस्टली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको 24 आवर्स के लिए एडमिट होना है तभी हम क्लेम पे करेंगे, पर जो डे केयर वाला होता है तो क्या उसमें भी क्लेम पे होता है? एग्जैक्टली देखिए क्या होता है कि मिनिमम 20 हॉस्पिटल का एडमिशन कंपलसरी है, बट कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने डे केयर की अपनी अपनी लिस्ट बना रखी है
क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था कि एक टाइम पे, अगेन मैं कैटरेक्ट का एग्जांपल दूंगा, कैटरेक्ट में लोगों को 2 दिन एडमिट रखते थे। नॉर्मल ऑपरेशन होता था, बड़ा ऑपरेशन कहते थे कि भाई बड़ा ऑपरेशन है, कैटरेक्ट आँख का ऑपरेशन है। पर आज टेक्नोलॉजी आ गई तो वो तो डे केयर में चला गया, मतलब लेज़र के थ्रू हो रहा है, 1 घंटे में ऑपरेट करके निकाल देते हैं। लाइक अगर हम पथरी की बात करें तो पथरी जैसे ऑपरेशंस पहले जहाँ व्यक्ति को 4 दिन 5 दिन एडमिट कर दिया जाता था, आज उन ऑपरेशंस को डे केयर में कर दिया जाता है। तो इनके डेफिनेटली, अगर मान लीजिए आज एक व्यक्ति एडमिट हुआ पथरी के लिए और डॉक्टर ने 2 घंटे में ऑपरेट कर दिया और बोला तू अपने घर चले जा, और अगर इंश्योरेंस कंपनी मना करेगी क्लेम देने के लिए, तो ये दोनों के लिए नुकसान है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे एडमिट होना है, तो उसका जो रूम रेंट लगेगा वो 24 घंटे का लगेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को 24 घंटे का पैसा देना है। जी बिल्कुल। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों ने एक लिस्ट बना के दे दी डे केयर ट्रीटमेंट की, जहाँ पे कवरिंग है। पर हर ट्रीटमेंट को डे केयर में ट्रीट नहीं किया जाता है कि लाइक अगर आप सोचें कि यार बुखार आ गया है, बहुत हैवी फीवर है और मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है, कमजोरी आ गई है बॉडी में, और आप एडमिट हो गए जाकर के, और आपने सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, शाम को आप उठ के चले गए, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम में कवर नहीं करेगी, ये कवर नहीं होता है। अच्छा। दूसरा, इसी के ऊपर आपने बात करी है, तो एक मैंडेटरी चीज़ आजकल बहुत चल रही है, वो ये चल रही है कि भाई बुखार के क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां डिनाई कर रही हैं। ऐसा क्यों? पर वो भी तो एक है, हेल्थ इश्यूज ही है। एग्जैक्टली देखिए, एक चीज़ अगेन यहाँ पे कस्टमर को समझने की फिर से ज़रूरत है कि लाइक बुखार का केस है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुखार रहा, लाइक जांच कराई और पता चला डेंगू निकला, पर आपका डेंगू का इलाज घर पे अच्छे से हो सकता था, ये आप भी जानते थे और डॉक्टर भी जानता था, बट चूंकि आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो आपने क्या करा कि ठीक है एडमिट हो जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से टेक केयर हो जाएगा। अस्पताल ने, डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है यार, इसका थोड़ा बिल ज़्यादा बना लेंगे, तो जब वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इस कारण से डिनाई करा कि आपको एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अगेन उनके पास, जैसा मैंने बताया कि उनके पास डॉक्टर की एक टीम है, तो वो भी चेक कर रहे हैं कि भाई किस केस के अंदर एडमिट होना और किस केस में एडमिट नहीं होना है। तो अगर क्रिटिकल केस है कि एक्चुअल में बुखार बहुत बढ़ गया है और उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, 102 103 पे चल रहा है, तो एडमिट करने की कंडीशन लगती है, तो एडमिट होता है। तो नेसेसिटी अगर नहीं है एडमिट होने की, तो इसलिए एडमिट ना हो कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस में एडमिट हो जाता हूँ तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। नॉर्मल कई बार होता है कि ओपीडी जो होती है, ओपीडी का क्लेम नहीं मिलता है, तो उस चक्कर में भी लोग क्या होते हैं कि सोचते हैं कि यार हम एडमिट हो जाएंगे 1 दिन के लिए तो हमें इसका क्लेम मिल जाएगा, बट उसमें कहीं ना कहीं लॉस ही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां चेक करती हैं और क्लेम के टाइम पे वो क्लेम डिनाई हो जाते हैं। अच्छा, तो ये भी सब फाइन प्रिंट्स में लिखा हुआ होता है? एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर लिखी होती हैं, क्लाइंट इसे पढ़ सकता है, नहीं पढ़ पा रहा है तो वो हम लोगों से समझ सकता है इसको कि भाई मेरी जो पॉलिसी है इसमें क्या कवर मिलेगा, क्या कवर नहीं मिलेगा, बता दो, तो हम इसको पूरा डिटेल में कंसल्टेंट्स के थ्रू, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू हम इन्हें समझा देते हैं अच्छे से। ठीक है। अच्छा, तो जैसे अभी मैंने आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है और अब मुझे अपनी पॉलिसी को पूरा समझना है, तो क्या मैं अभी आपको कॉल करके पूछ सकती हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कवर्ड है, क्या नहीं है, कैसा है? तो क्या वो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली हमारी मेजर सर्विस ही वही है, जहाँ पे अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी बाय करी है और आपको लग रहा है कि यार ये पॉलिसी मैंने ले तो ली है पर मेरे को पता नहीं क्या काम आएगी नहीं आएगी, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी पॉलिसी का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो आपको कॉल करेगी। अराउंड 30 मिनट का हम आपसे टाइम लेंगे और उस टाइम के अंदर आपको आपकी पॉलिसी के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी एक सोशल कॉज भी आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप लोग को कोई इशू है, अपनी पॉलिसी समझनी है, तो सो यू नो whom to catch and where to go। ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो नॉर्मली लोगों को आता है कि एम्बुलेंस चार्जेस पे भी कोई कैपिंग होती है, डॉक्टर फीस पे भी होती है? देखिए, एम्बुलेंस चार्जेस पे अगर आप नॉर्मल प्लान देखेंगे, वेनिला प्लान की अगर हम बात करें, तो एवरेज आउट 2000 रुपये तक का एम्बुलेंस कॉस्ट मिलता है। बट चूंकि जैसा मैंने फिर आपको बताया कि इंश्योरेंस का पूरा मार्केट अभी चेंज हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो अभी तो एयर एम्बुलेंस भी कवर हो जाती है इंश्योरेंस प्लान के अंदर, कि लाइक अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को इंदौर से बेंगलोर लेके जाना है और एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ रही तो वो कवर हो जाता है इंश्योरेंस में। अगर मान लीजिए नॉर्मल एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आजकल कई जगह पर उसकी कैपिंग हटा दी गई है प्लान के अंदर। अच्छा। कैपिंग ही नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम एम्बुलेंस यूज़ करो। कई बार कैसा हो जाता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए नागपुर के अंदर और उसका होम टाउन कहीं दूर था, वहाँ से 400-500 किलोमीटर, और उसको मैंडेटरी एम्बुलेंस से लाना था, तो 100% भी चार्ज एम्बुलेंस का कवर हो जाता है क्योंकि वो बड़े चार्ज बनते हैं वहाँ पे। तो ये पॉलिसीज़ के अंदर वर्डिंग्स में लिखा रहता है जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं।
और एवरेज अगर हम बात करें वेनिला प्लान की, तो उसमें एवरेज एम्बुलेंस की जो कॉस्ट कवर होती है वो 2,000 रुपये के आसपास कवर होती है, कि आप सिंगल पॉलिसी ईयर में 2,000-4,000 रुपये का क्लेम ले सकते हैं। ठीक है। एक जो टर्म है जो आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ वो है एनसीबी, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ये क्या होता है? दिस कॉल्ड ए नो क्लेम बोनस। ठीक है। तो नो क्लेम बोनस एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा ह्यूमन नेचर है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको गिफ्ट मिलना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इसको रखा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आज बाय करी और पूरे पॉलिसी ईयर में आपका कोई क्लेम नहीं आया, तो दिस कॉल्ड ए नो क्लेम बोनस, तो वहाँ कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देगी। तो नो क्लेम बोनस में वो क्या करते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था, तो हो सकता है नो क्लेम बोनस अगर 10% साल से बढ़ रहा हो, तो आपको अगले साल अगर आपका क्लेम नहीं आया है तो आपका सम एश्योर्ड 11 लाख हो जाएगा। इट मीन्स आपका 1 लाख का कवरेज बढ़ जाएगा। और प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा या सेम नहीं, प्रीमियम है? सेम रहेगा, जो करंट प्रीमियम चल रहा है वो रहेगा। नो क्लेम बोनस में आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। इसमें एक मजे की बात और है कि आजकल जो फैंसी प्लान्स और आए हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो कोई इंश्योरेंस कंपनियां तो 100% नो क्लेम बोनस दे रही है और अनलिमिटेड टाइम दे रही है। मतलब कैसे 100%? मतलब जो जैसे आपका 10 लाख का है तो अगर आपका क्लेम 20 नहीं लाख हो आया तो जाएगा। सीधे 20 लाख हो जाएगा, उसके ओह। तीसरे साल 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 साल अगर आपकी पॉलिसी चली और कोई क्लेम नहीं था, आपका जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ हो जाएगा। सेम प्रीमियम पे? सेम प्रीमियम पे। प्रीमियम जब भी चेंज होगी जब या तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के कारण बढ़ा रही होगी या फिर आपका एज बैंड चेंज हो रहा होगा। बट द कंसर्न इज दैट कि आपका जो बेसिक 10 लाख है ना, उसी की प्रीमियम चेंज होनी है। 90 जो अगर 10 साल पॉलिसी चल गई तो ये 80-90 लाख का जो एडिशनल सम एश्योर्ड है ये आपका बोनस है। अच्छा, तो इसमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आपकी एक प्रीमियम फिक्स हो गई है, जैसे मैंने 30 साल की उम्र में 6,000 का मेरा प्रीमियम आया, तो थ्रू आउट माई लाइफ वो 6,000 ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी वैसा ही होता है या एज ब्रैकेट के साथ नहीं, वो देखिए बढ़ता है? हेल्थ इंश्योरेंस में एज ब्रैकेट के साथ प्रीमियम बढ़ेगी, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग बैंड बने होते हैं। देख, बिकॉज क्या है ना, लाइफ इंश्योरेंस डेथ इंश्योरेंस वाला सीन है, मतलब कि जब डेथ होगी तभी क्लेम मिलेगा, क्लेम एग्जीक्यूट होगा उसका। मेजरली केस में लाइफ में यही होता है, पर हेल्थ में जब व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होता है तब क्लेम आता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ना, उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जी। एक्सीडेंटल तो ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि उसका तो एक रेशो निकला हुआ है, बट अगर एक व्यक्ति है जिसकी एज आज 75 साल है और एक व्यक्ति जिसकी एज 25 साल है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि 75 साल वाले के चांसेस ज़्यादा हैं अस्पताल में एडमिट होने के 25 साल वाले के मुकाबले। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां हर 5-5 साल के में अपनी प्रीमियम्स को एज बैंड के हिसाब से चेंज करती हैं। ठीक है। जैसे आपने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में फ्लोटर पॉलिसी होती है, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस पे भी वैसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या जैसे मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस ली है, तो क्या मैं बाद में ऐड करवा सकती हूँ अपने पेरेंट्स को या स्पाउस को, किसी को? देखिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आज अगर आपने कोई प्लान लिया है, लाइक अभी अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका प्लान चलेगा। बाद में अगर मैरिड हो जाता है आप अपने स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। बच्चे होते हैं आप बच्चों को उस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल प्लान है तो उसको फ्लोटर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। ठीक है। और क्या उसके बाद मेरी प्रीमियम चेंज होगी? डेफिनेटली, देखिए जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होते जाएंगे और जैसे जैसे आपका सम एश्योर्ड अगर आप एडिशनल बढ़वा रहे हैं अपना, तो आपकी प्रीमियम डेफिनेटली चेंज होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी शादी हो जाती है, ठीक है, और अगर मैं किसी अपने बच्चे को उसमें ऐड करवाती हूँ, तो बच्चे की एज तो कम है, तो उसका तो हेल्थ रिस्क कम होगा। डेफिनेटली तो हेल्थ रिस्क उसमें कम भी- होगा। देखिए, आप इसको ऐसा समझिए कि 0 से लेकर के 35 ईयर तक प्रीमियम कहीं ना कहीं कॉमन रहती है। जी। 35 साल के बाद ही प्रीमियम बदलेगी। मतलब अगर आज एक 18 साल का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हो या 2 साल का बच्चा हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हो, तो दोनों की प्रीमियम आपको सेम मिलेगी। जी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्लान टाइप इंश्योरेंस कंपनी बना दिया है। बट देखिए, अब अगेन इसके ऊपर बात करना इसलिए जब बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं है, क्योंकि अगेन प्लान समय समय पर बदल रहे हैं। अब कुछ कंपनियां तो ये भी करती हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अपनी हस्बैंड वाइफ ने ले रखी है, और मान लीजिए पॉलिसी एनिवर्सरी के बीच में ही उनका बेबी आ गया, तो वो उनको उस बच्चे को डे 1 से कवर कर लेंगी और उसकी 6 महीने की प्रीमियम भी नहीं लगेगी। अच्छा। एग्जैक्टली। और अगले साल फिर जब पॉलिसी बॉन्ड बन के आएगा तब लगने लगेगी। तो ये डिपेंड, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी टू पॉलिसी और वर्डिंग टू वर्डिंग डिपेंड करता है कि वो पॉलिसी जो ली थी एक्चुअल में क्या थी। ठीक है। ठीक है, ये हमें बेसिक क्वेश्चंस एडवाइजर से पहले पूछ लेनी चाहिए। एक एक हमें इंश्योरेंस को लेकर के एक मिथ भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें कुछ मिथ
जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या वो सही है या फिर वो ऐसे ही है, आप ही बस मिथ वो बस मिथ बोल ही रही है? हैं तो डेफिनेटली मिथ ही होंगे। जी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रुप कवर है ही तो सही हमारे पास कंपनी का, जी। तो हम हमारा पर्सनल क्यों लें? उसमें कवर हो ही रहा है, जैसे हमें 5 लाख का या 10 लाख का कंपनी प्रोवाइड करती है, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों लूँ? देखिए, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होना एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत अच्छा ये सिंपल थॉट है लोगों का कि भाई मेरा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ और मेरा जो ये इंश्योरेंस यही काम आएगा। बट क्या आप उस कंपनी में अगले 30 साल काम करने वाले हैं? पहला क्वेश्चन है। जी। तो डेफिनेटली 90% का आंसर है नहीं साहब, मैं तो चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप चेंज करते हैं और मान लीजिए आप एज के उस पड़ाव पे चेंज कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई बीमारी लग चुकी है और जब आपने वो पॉलिसी छोड़ी तो ग्रुप इंश्योरेंस नहीं छूट जाएगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है कि इंश्योरेंस कंपनी अब आपको पॉलिसी नहीं दे वापस से, तो आप उस समय पे बगैर इंश्योरेंस के हैं। अच्छा। या ये भी होता है कई बार कि आपने एक कंपनी से क्विट किया, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे, तो दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है उतने समय आप अनइंश्योर्ड है। लाइक मैं इसका एक लाइव केस आपको बताता हूँ कि अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ ही हुआ कि उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, मतलब रिलीव करा और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना था। तो उनकी रिलीविंग डेट 10 तारीख थी और दूसरी कंपनी की ज्वाइनिंग डेट 25 तारीख थी। तो दोनों में 15 दिन का गैप था और इस 15 दिन के अंदर ही उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया और उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। तो इधर का ग्रुप इंश्योरेंस खत्म हो गया था और उधर का चालू नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो जो टोटल उनकी कॉस्ट आई है उसमें वो अराउंड 4.5 से 5 लाख रुपए है जो उनको उनकी पॉकेट से बियर करना पड़ी है। तो मतलब इस केस में हमें पर्सनल हेल्थ Definitely इंश्योरेंस होना लेना तो चाहिए। ज़रूरी है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो 5 लाख रुपए का चल रहा है, तो भले ही आप एक नॉशनल पॉलिसी ले लो, आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का एक बेसिक कवर लेके पटक दो। तो उसके दो फायदे होते हैं कि एक तो आपका एक एडिशनल इंश्योरेंस है, तो सम एश्योर्ड फाइनली काम ही आता है जी। कि 5 लाख रुपए अगर वहाँ का है और 3 आपका है तो 8 लाख का हो गया। और अगर मान लीजिए कभी अस्पताल में बिल बन गया आपका 8 लाख रुपए का, तो आप 5 लाख रुपए ग्रुप से ले सकते हैं और 3 लाख रुपए की जो पॉलिसी आपने ली थी वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वो बेनिफिट भी हो गया। दूसरा, बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आती तब भी आप एटलीस्ट इंश्योरेंस, ऐसा नहीं कि आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो भी हो गया। और तीसरा कि अगर मान लो कोई क्रोनिक डिसीज हो गई इस बीच में, तो एटलीस्ट वो पॉलिसी चल रही है, तो सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा उसका, बट उतना सम एश्योर्ड आपका परमानेंट चलता रहेगा। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और अच्छा रहता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आप सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ ले सकते हैं इसमें। कि ये क्या होता है? बेसिकली सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि आपका एक ग्रुप इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का, तो आप अगर नई कोई 5 लाख की पॉलिसी खुद के लिए खरीद रहे हो फैमिली के लिए अपनी, तो डेफिनेटली प्रीमियम उसकी ज़्यादा आएगी, 15,000 20,000। तो आपने क्या करा, एक ऐसा प्लान खरीद लिया जो डिडक्टेबल होता है, मतलब कि 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल है और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। मतलब कि अगर 5 लाख के अंदर का कभी भी क्लेम आएगा तो ये पॉलिसी एक्टिव नहीं करेगी। अच्छा। पहले 5 लाख रुपए का जो क्लेम है उसके पैसे तो आपको अपनी पॉकेट से देना है या ग्रुप से देना है। बट अगर क्लेम आपका 5 लाख से ऊपर का आ गया, 7 लाख 10 लाख का आ गया, तो पहले 5 आप देंगे और बचे हुए जो पैसे हैं वो इस सुपर टॉपअप से निकल आएंगे। अच्छा, मतलब ये कोपे वाला सिस्टम हो गया थोड़ा। हाँ, काइंड ऑफ आप कोपे बोल सकते हो, बट ये कोपे नहीं है, ये सुपर टॉपअप है। सुपर टॉप। मतलब ये इसमें डिडक्टेबल ऑप्शन है। मतलब अगेन ये जॉर्गन का गेम है कि कोपे इज अ डिफरेंट थिंग और डिडक्टेबल इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो वो डिडक्ट कर रहा है कि भाई मैं पहले 5 लाख का क्लेम नहीं देने वाला हूँ पूरे साल भर में, उसके ऊपर मैं दे दूंगा। तो एज ए एम्प्लॉई आप वो पॉलिसी लेकर के रख सकते हो। तो इसमें दो फायदे हो गए, अगेन आपका सम एश्योर्ड 50 लाख हो गया। बिल्कुल। और मजे की बात कि इसकी जो प्रीमियम आती है, लाइक अगर मैं बात करूँ कि अगर एक व्यक्ति 35 साल की एज में हस्बैंड वाइफ प्लस 2 चाइल्ड का एक सुपर टॉपअप लेता है जहाँ पे 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल है, 50 लाख रुपए का बीमा है, तो उसकी प्रीमियम हार्डली 6 या 7 हज़ार रुपये आएगी साल की। अच्छा। इतनी सी प्रीमियम है और इतना बड़ा सम एश्योर्ड है। बिल्कुल। दूसरा फायदा ये हो गया कि अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और अच्छी प्रोफाइल पे हो, तो आप एक कॉन्टिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड बना करके रख सकते हो। आपने वो 5 लाख रुपए का बना के रख दिया और इधर एक आपने सुपर टॉपअप ले लिया। कल से खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आई तो एटलीस्ट वो सुपर टॉपअप आपके पास में अवेलेबल है और इधर 5 लाख रुपए का फंड आपके पास में अवेलेबल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग इसको कहते हैं। इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं। ठीक है। एक ये क्वेश्चन ये था कि जो हमारा इंश्योरेंस कवर है, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि वैसे ही क्लेम रिजेक्ट हो जाना है तो हम इंश्योरेंस क्यों लें? हाँ,
देखिए ये कॉमन थॉट प्रोसेस है, पर ये आया कहाँ से है, और ये मोस्टली लोग हैं कौन जो ये सोचते हैं। जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है किसी ना किसी एग्जैक्टली रीजन से। देखिए ये दो प्रकार के लोग हैं, पहले वो लोग हैं और मेजर तादाद उनकी है कि लाइक आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ था तो आपने जाकर के अपने 4 दोस्तों को बताया कि भाई मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ, तो उन 4 लोगों ने आपको देख करके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी, बिल्कुल है ना। तो वो ज़्यादा बड़े विक्टिम है, उनको तो ऐसा सोचना नहीं था। दूसरा कि आपका रिजेक्ट हुआ और आपने सोचा कि अब मैं इंश्योरेंस प्लान चलाऊंगा ही नहीं, अब मैं तो छोड़ देता हूँ इसको, मेरे को नहीं चलाना, मैं प्रीमियम नहीं भर, क्योंकि आप गुस्सा कहाँ निकालोगे। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो वो हुआ क्यों है, वाई, वो रिजेक्ट होने का कारण क्या था। क्या आपने जिससे वो पॉलिसी खरीदी थी उसने आपसे कोई बात छुपा दी है, कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है और गलत उन्होंने रिजेक्ट करा है तो आपके पास में ओम्बड्समैन अवेलेबल है जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपके पास में कोर्ट अवेलेबल है जहाँ पर आप जा सकते हैं और अपने क्लेम के लिए बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपका क्लेम मिल जाता है। पर अगर मान लीजिए एक्चुअली क्लेम रिजेक्ट इस कारण से हुआ है कि उसमें फॉल्ट आप ही का था, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने इंश्योरेंस प्लान को बंद करना चाहिए, आपको उस गलती को समझना चाहिए और अपने इंश्योरेंस प्लान को चालू रखना चाहिए। इसके भी हमारे पास में काफ़ी लाइव केस आते हैं। एक केस में आपको इसका ही बताता हूँ कि एक बहुत पहले एक क्लाइंट थे, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का कुछ उनका एक पर्सनल रीज़न था कि भाई एक डिजीज़ थी जो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई थी। क्लेम रिजेक्ट हुआ, उन्होंने वो गुस्से में आकर के उसकी प्रीमियम भरना बंद कर दी कि अब प्रीमियम नहीं भरूंगा। 3 साल बाद उनकी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हो गया। तो एटलीस्ट उस समय नहीं मिला था बट आगे तो मिल जाता, है ना। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो ऐसे कई केस देखने को मिलेंगे। आज अगर आप अपने चारों तरफ घूमेंगे, बात करेंगे ना लोगों से, तो आपको ये केस देखने को मिलेंगे। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस की लोगों को याद ही कोई डिसीज़ होने के बाद आती है कि भाई डिसीज़ हो गई है, अब कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे देगा क्या। बट दैट टाइम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। ठीक है, ठीक है। आपने एक टर्म यूज़ किया था ओम्बड्समैन, ये क्या होता है? देखिए ओम्बड्समैन बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है उनके द्वारा बनाया गया एक समाधान है जहाँ पर सारी ही इंश्योरेंस कंपनियों की जो शिकायतें होती हैं उनकी सुनवाई होती है। तो अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस कंपनी से अनसेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि भाई मेरा क्लेम इन्होंने गलत रिजेक्ट कर दिया है या मेरी पॉलिसी बंद कर दी है या मैं किसी कारण से मैंने प्रीमियम भरने में देर हुई और वो पॉलिसी वापस चालू ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये एज अ कॉमन मैन, एज अ कस्टमर, क्या मैं वहाँ खुद से जाके अप्लाई कर सकती हूँ ओम्बड्समैन में? अमूमन देखिए एक्चुअली कैसा होता है, ये पूरा नॉलेज गेम है कि आपको अगर नॉलेज अच्छा है, आपको पता है कि ओम्बड्समैन की प्रोसीजर क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, तो आप खुद से जाके भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कस्टमर के लिए। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं खुद से नहीं जा सकती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें अपने क्लेम के लिए या कुछ प्रॉब्लम के लिए बता सकते हैं, वहाँ भी हम आपको कंसल्ट करते हैं कि हम बताएंगे कि कैसे आप उस क्लेम को अपना अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मेरे क्वेश्चंस इतने ही हैं, पर अभी और क्वेश्चंस आएंगे, अभी और हम समझेंगे इस चीज़ को, तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। डेफिनेटली। और ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है और सबको लेना चाहिए, पर हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले पॉलिसी को आपको समझना चाहिए, क्योंकि पहले समझो फिर खरीदो। थैंक यू सर। थैंक यू।